हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर। अभी इंट्रो देने की तो ज़रूरत है नहीं। तो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने पहले लेक्चर्स में एक कन्वर्जन पढ़ लिया। कौन सा कन्वर्जन अगर आपको याद हो तो कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट इनटू पब्लिक। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट इनटू पब्लिक। तीन सेक्शन इफेक्ट हुए थे, तीन चीज़ें इफेक्ट हुई थी। एक सेक्शन 18, एक सेक्शन 14 और रूल 33 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट इनटू पब्लिक कितना इजी है। क्योंकि करना ही क्या है, बोर्ड मीटिंग बुलानी है, जनरल मीटिंग बुलानी है, एसआर पास करना है, एमजीटी एसआर के लिए, और और क्या करना था, बस फॉर्म फाइल करना है एमजीटी 14, और आईएनसी 27 जरूरी है। एप्लीकेशन तो वही थी, एप्लीकेशन तो वही थी ना कन्वर्जन के लिए, कि अगर मैं कन्वर्जन कर रहा हूं तो एप्लीकेशन तो उसी में लगाई थी मैंने। तो हमने जो लास्ट क्लास में प्राइवेट इनटू पब्लिक पढ़ा था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था नहीं जो जिसको आपको ज़्यादा दिक्कत आए, जिसको समझने में आपको प्रॉब्लम आए, ऐसा कुछ था नहीं। तो बेसिकली सेक्शन 18 याद कर लो, क्योंकि सब पे एप्लीकेबल है, हर कन्वर्जन पे एप्लीकेबल है। कि अगर सेक्शन 18 क्या कहता है कि एक टाइप ऑफ कंपनी को अदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट इसके लिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एप्लीकेशन लगानी हमेशा आरओसी को, और आरओसी सर्टिफाई हो गया तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, फॉर्मर को क्लोज कर देगा और न्यू का रजिस्ट्रेशन कर देगा। तो ये दो टाइप हो गए। फिर थर्ड टाइप हमने पढ़ा। थर्ड टाइप में हमने क्या पढ़ा है, थर्ड टाइप में हमने जो रूल 33 है उसमें पढ़ा कि आईएनसी 27 जरूरी है, आईएनसी 27 जरूरी है। अच्छा, रूल जो सेक्शन 18 था उसका थर्ड पॉइंट क्या था, जो डेट है, जो लाइबिलिटीज हैं, जो एग्जिस्ट कर रही थी किससे पहले, कन्वर्जन से पहले, कन्वर्जन के बाद भी एग्जिस्ट करेंगी, उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा किसी भी टाइप के कन्वर्जन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन। सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन, तो सेकंड टाइप क्या होगा, पहला हमने पब्लिक इंटू सॉरी प्राइवेट इंटू पब्लिक कर लिया। अब इसका उल्टा पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, पब्लिक इंटू प्राइवेट कैसे करेंगे। किसी भी कंपनी को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं हम पब्लिक इंटू प्राइवेट, तो कन्वर्जन कर रहे हैं हम, कौन सा कन्वर्जन, पब्लिक से प्राइवेट। अब कोई भी कंपनी पब्लिक है तो पब्लिक इंटरेस्ट क्या है उसमें, लार्ज है, क्योंकि बहुत सारे लोग, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि 200 लोग हैं मिनिमम, मिनिमम 7 है, मैक्सिमम तो कुछ है ही नहीं। तो मैक्सिमम जब कुछ है ही नहीं तो मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। क्रेडिटर्स ने भी ये सोच के पैसा दिया होगा कि यार कंपनी तो पब्लिक कंपनी है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, तो हम भी क्या दे देते हैं इनको, क्रेडिट पे माल दे देते हैं, या हम लोन दे देते हैं इनको। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक कंपनीज हैं, पब्लिक एट लार्ज का पैसा लगा है, तो कंपनी ऐसे इजीली जाएगी नहीं कहीं पे। ऐसे कंपनी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है आने वाले टाइम। तो ये सोच के क्रेडिटर्स ने पैसा दिया, इन्वेस्टर ने यही सोच के पैसा लगाया। अब आप क्या कर रहे हो, इस पब्लिक एट लार्ज को कम करना चाहते हो, पब्लिक इंटरेस्ट को कम करना चाह रहे हो कंपनी को प्राइवेट करके। अब कंपनी पब्लिक इनटू प्राइवेट होने जा रही है तो इंटरेस्ट किसका इफेक्ट होने वाला है, इन्वेस्टर का, क्रेडिटर का, एम्प्लॉयज का, और इसके अलावा गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है अगर कोई कंपनी पब्लिक इनटू प्राइवेट जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अल्टरेशन ऑफ एओए से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एमओए का अल्टरेशन तो सिर्फ नेम का है, आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। प्राइवेट वर्ड ऐड हो, डिलीट हो, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए, नेम क्लोज बड़ा इजीली अल्टर होता है वहां पे। लेकिन अल्टरेशन ऑफ एओए अगर हो रहा है, अल्टरेशन ऑफ एओए अगर हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, ऐड हो रही हैं क्या, तीन चीजें, कौन सी तीन चीजें, वही रेस्ट्रिक्शन ऐड हो रही है, फिर लिमिटेशन ऐड हो रही है, और प्रोहिबिशन ऐड हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो अभी तक फ्रीली अपने शेयर्स ट्रांसफर कर पा रहे थे, शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन लग गई कि शेयर ट्रांसफर ऐसे ही नहीं होंगे।
जो अभी तक मेंबर अनलिमिटेड थे उनको कितने लिमिट पे लेकर आना पड़ेगा? 200 के लिमिट पे लेकर आना पड़ेगा। जो प्रोहिबिशन अभी तक थी, जो प्रोहिबिशन अभी तक लगी हुई थी कि आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो, जो अभी तक नहीं थी वो अब लग जाएगी प्रोहिबिशन। क्या? कि पब्लिक से पैसा ऐसे ही नहीं ले सकते, लिमिटेड लोगों से पैसा ले सकते हो, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, इनवाइट नहीं कर सकते सब्सक्राइबर को या शेयर होल्डर्स को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये तीन चीजें ऐड हो रही हैं, तो अभी तक जो मेंबर थे उनका राइट इफेक्ट हो रहा है, अभी तक जो क्रेडिटर थे उनका राइट इफेक्ट हो रहा है, एम्प्लॉयज का भी कहीं ना कहीं राइट इफेक्ट हो रहा है, और तो और उस स्टेट गवर्नमेंट का राइट इफेक्ट हो रहा है। या अगर कोई सेक्रेटेरियल रेगुलेटर है, फॉर एग्जांपल कंपनी को एनबीएफसी है तो मान लो आरबीआई है या कोई भी रेगुलेटर है, तो उस रेगुलेटर का भी कहीं ना कहीं राइट इन्वॉल्व है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ सिर्फ एसआर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको एसआर तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं, 2019 में अमेंडमेंट आई थी, 2019 में अमेंडमेंट आई थी, 18 शायद 18 में, पता नहीं 19 में, काफी पुरानी है, आई थिंक तो 18 में आ गई होगी। एक अमेंडमेंट आई थी, उस अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया? पहले एनसीएलटी के पास जाते थे, एनसीएलटी की पावर को छीन के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। तो पहले अगर मैं बात करूं, तो अगर कंपनी एक पब्लिक इनटू प्राइवेट हो रही है तो पहला मुझे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, दूसरा मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी पावर डेलीगेट है आरडी को, इसकी अप्रूवल भी चाहिए, तीसरा फिर मैं आरओसी की अप्रूवल लूंगा आईएनसी 27 में, मतलब आरओसी को एप्लीकेशन लगा के उसकी भी अप्रूवल लूंगा। तो यहाँ तो क्या हो गया? यहाँ तो काम बढ़ गया भाई, सिंपल काम नहीं रहा, यहाँ तो काम बढ़ गया, सिंपल काम नहीं रहा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इशू करूंगा क्या? नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग का नोटिस इशू करूंगा, पता है ना, 173 सबसेक्शन 4 7 क्लियर, 7 डेज, सॉरी क्लियर नहीं है यहाँ पे, 7 डेज। दूसरा, बोर्ड मीटिंग होल्ड करूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा? पहले खुद अप्रूव करूंगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव करूंगा क्या? कन्वर्जन। अप्रूव क्या करूंगा यहाँ पे? कन्वर्जन अप्रूव करूंगा, पहले बोर्ड से कराऊंगा, फिर सेकंड में वही डे, डेट, टाइम, प्लेस फिक्स करना है ईजीएम का, फिर अप्रूव करना है ड्राफ्ट नोटिस, ऑथराइज करना है डायरेक्टर या सीएस को इशू नोटिस के रिगार्डिंग, और किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को क्या करूंगा? अपॉइंट करूंगा टू अपीयर बिफोर आरडी। भाई ये भी तो चाहिए ना, अब आरडी के आगे कौन जाएगा? कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो वो चला जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बाहर से लॉयर को पकड़ेंगे, सीए को पकड़ेंगे, सीएस को पकड़ेंगे, जो भी। मैं तो पीसीएस लिखूंगा क्योंकि भाई मेरा मेरा काम है ये। तो अब सामने से किसी को पकड़ के लेकर आओ जो इस तरह की सर्विसेज दे। अब सेकंड क्या किया आपने? देखो पहला आपका हो गया, ये ABC कर लो चाहे, थर्ड में क्या करूंगा? इशू नोटिस ऑफ ईजीएम, वही 21 क्लियर डेज, 101। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट याद रखना। फोर्थ, होल्ड करूंगा ईजीएम, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लूंगा,
इस चीज़ के लिए, कन्वर्जन के लिए, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल के लिए, परमिशन ले लूँगा इसके लिए। अब मीटिंग होने के बाद पहला काम क्या होता है, MGT 14 30 डेज के अंदर। अब प्राइवेट इंटू जब हमने पब्लिक किया था तो हमने इससे नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ा था, INC 27। बट यहाँ INC 27 नहीं है, यहाँ बहुत सारे स्टेप हैं। अब मुझे क्या लगानी है, एप्लीकेशन, किसके पास, RD के पास, किस चीज के लिए, कन्वर्जन के लिए। RD के पास एप्लीकेशन लगानी है तो रूल 41 अमेंडमेंट रूल है, ये अमेंडमेंट से आया है, ये रूल आपको पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपकी बुक में हो, नहीं तो नोट्स तो है ही। तो रूल 41 अमेंडमेंट से आया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से एप्लीकेशन लगाई जाती है RD को। पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन का क्या तरीका है। अब अगर RD क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो क्या करेगा, अप्रूव कर देगा विदाउट हियरिंग। लेकिन अगर नोट है तो फिर हियरिंग होगी, और फाइनल जो RD का ऑर्डर आएगा, ये INC 28 में हमेशा याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर, चाहे कुछ भी सेक्शन और क्यों ना लिखा हो, INC 28 जरूर फाइल करना है। INC 28 तो करना ही करना है। और RD का ऑर्डर ROC के पास भी तो भेजना है, ये भी ROC के पास है वैसे तो। यहाँ ROC के पास एक एप्लीकेशन भी थी कन्वर्जन वाली, कौन से फॉर्म में, INC 27। अब ROC अगर सेटिस्फाई हुआ तो क्या कर देगा, फ्रेश COI आपको मिल जाएगा, आपको फ्रेश COI, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। तो ये तरीका था। अब रूल 41 क्या कह रहा है, आपको जो एप्लीकेशन लगानी है वो फॉर्म RD1 में लगानी है, इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स होनी चाहिए, कुछ डिक्लेरेशंस हैं, कुछ अटैचमेंट्स होनी चाहिए। पढ़ेंगे हम अटैचमेंट, जब मैं बुक से आपको कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कौन कौन सी अटैचमेंट लगानी है। सेकंड क्या लिखा है, एप्लीकेशन फाइल करने से, एप्लीकेशन फाइल करने से 21 क्लियर डेज बिफोर फाइलिंग एन एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट देनी है न्यूज़पेपर में, INC 25A न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट होगी। इंडिविजुअल नोटिस भेजना है क्रेडिटर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को। इसके अलावा साथ ही साथ नोटिस भेजना है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, जैसे RBI हो गया, सेबी हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया। और इसके साथ साथ ROC को भी, RD को भी एक कॉपी भेजनी है नोटिस की, ये जो आपने एडवर्टाइजमेंट करी है ये भी भेजना है। और साथ ही साथ किसको भेजना है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, नहीं सेक्रेटरी यहाँ नहीं आएगा, वो सॉरी उसमें था RD वाले में, यहाँ नहीं, RD को भी भेजनी है। अब इनको भेज दिया इंडिविजुअल नोटिस, फिर आप क्या करो, एप्लीकेशन लगाओ। अब RD क्या करेगा, सेटिस्फाई है तो अप्रूव कर देगा, अगर सेटिस्फाई नहीं है हियरिंग बुलाएगा, और बाकी तो ऊपर आपने पढ़ ही लिया। इसमें मेन रहेंगी अटैचमेंट्स, ये याद करनी पड़ेंगे आपको, मेन रहेंगी अटैचमेंट, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो चलिए कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कन्वर्जन में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, क्या,
देखो मैं आपको बताता हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ कन्वर्जन में क्या रहती है। कन्वर्जन अगर पब्लिक इंटू प्राइवेट हो रहा है तो मतलब प्राइवेट वाली चीज़ें एप्लीकेबल हो गई ना क्या। आपको क्या करने पड़ेंगे, पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, अगर 200 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, अगर 200 से ज़्यादा मेंबर्स है पब्लिक कंपनी में, तो प्राइवेट बनाने के लिए उसे 200 के 200 लाने पड़ेंगे, 200 करने पड़ेंगे ना। वो मेंबर्स जो आपने मेंबर्स क्या कर रखे हैं, ज़्यादा कर रखे हैं, उनको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा और 200 पर लाना पड़ेगा, या 200 से कम आपको रखने पड़ेंगे। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी की जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें सारी एप्लीकेबल हो जाएंगी। और जब हमने प्राइवेट इंटू पब्लिक पढ़ा था, जब हमने प्राइवेट इंटू पब्लिक पढ़ा था, अब ये मत कहना कि सर डायरेक्टर 2 से ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ अगर 3 डायरेक्टर मिनिमम मान लो रखे हुए हैं, तो ये नहीं है कि यहाँ 2 कर देंगे, 3 डायरेक्टर हो सकते हैं भाई, डायरेक्टर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट इंटू पब्लिक कर रहा हूँ, तो अगर 2 डायरेक्टर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 करने पड़ेंगे। 2 मेंबर है तो मुझे मिनिमम कितने करने पड़ेंगे, 7 करने पड़ेंगे। ये यहाँ चीज़ें एप्लीकेबल है, यहाँ पर सिर्फ यही एक मेंबर्स वाली लिमिट है, क्योंकि डायरेक्टर तो अगर यहाँ पे अगर 5 भी हैं तो क्या 5 यहाँ नहीं हो सकते, हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपके हो सकते हैं उतने डायरेक्टर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेंबर वाली लिमिट को रिड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मेंबर की लिमिट को क्या करें, हम रिड्यूस करें। तो सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 18। सेक्शन 13 क्योंकि एमओए में नेम चेंज, सेक्शन 14 अल्टरेशन ऑफ एओए, सेक्शन 15 एंड सेक्शन 18। 18 तो आपको पता है, 15 रह गया वो अभी देखते हैं। एंड रूल 33 सब रूल 2 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, रूल 33 सब रूल 2 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। तो रूल 33 किस पर एप्लीकेबल हुआ था, सेम रूल 33 हमने वहां भी पढ़ा था, यहां भी है, और यहां तो रूल 41 भी है, यहां तो रूल 41 भी है, वो भी एप्लीकेबल। एज पर सेक्शन 13 सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट, रीड विद रूल 33 and 41 of company incorporation rule, a public company can be converted into a private company only after obtaining its shareholder approval by passing of special resolution in the general meeting, by passing of special resolution in the general meeting। तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वहां भी हमने यही पढ़ा था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल का अल्टरेशन। एनी अल्टरेशन हैविंग इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ public into private shall not be valid unless it is approved by an order of central government on an application made in such form such manner as may be prescribed। कह रहे कि कन्वर्जन के लिए फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, अल्टरेशन है। किस चीज की, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अकॉर्डिंग टू द एक्ट कोई भी अल्टरेशन इफेक्टिव नहीं है जब तक क्या ना किया जाए, सॉरी कोई भी अल्टरेशन जो पब्लिक इंटू प्राइवेट है वो इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आप किसकी अप्रूवल ना ले लो, an order of central government on an application made in such form and manner as may be prescribed। तो जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता अप्रूवल का, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इस कन्वर्जन के रिगार्डिंग, इस कन्वर्जन को अप्रूव करने का, तब तक अल्टरेशन इफेक्टिव नहीं होगा। और कौन सी अल्टरेशन, पब्लिक इंटू प्राइवेट वाली। फॉर इफेक्टिव कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इंटू प्राइवेट, ए कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूविंग द अल्टरेशन आपको फाइल करनी है इन फॉर्म नंबर INC 27। तो बेसिकली एप्लीकेशन जो थी, एप्लीकेशन तो इस केस में किसको लग गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन की कॉपी किसको जा रही है, ROC को, ऑर्डर की कॉपी, सॉरी ऑर्डर की कॉपी जा रही है ROC को विद फीस टुगेदर विद प्रिंटेड कॉपी ऑफ अल्टर्ड आर्टिकल विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कन्वर्जन ऑफ स्टेटस फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट वुड बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ ROC by the means of issue a new certificate of incorporation। और ये कन्वर्जन इफेक्टिव कब से होगी, जब ROC जो है वो ऑर्डर इशू कर देगा कन्वर्जन के रिगार्डिंग, तब से ये जो कन्वर्जन है ये क्या हो जाएगी, इफेक्टिव। प्रोवाइडेड आल्सो दैट द एप्लीकेशन पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 shall be disposed of by the tribunal in according with the
प्रोविजन एप्लीकेबल टू इट बिफोर सच अमेंडमेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2019 में अमेंडमेंट आई थी। बिफोर अमेंडमेंट एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन जाती थी फॉर कन्वर्जन। अब जो कन्वर्जन की एप्लीकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरडी के पास जाती है। पहले किसके पास जाती थी? एनसीएलटी के पास। कह रहे कि ये जो इफेक्टिव डेट रखी थी कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 की, इस डेट से पहले जो भी एप्लीकेशन पेंडिंग थी वो सारी की सारी डिस्पोज ऑफ कौन ही करेगा? ट्रिब्यूनल करेगा। जैसे कि ये जो ऑर्डिनेंस है अभी कमेंसमेंट में नहीं आया, तो जो एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास थी वो एनसीएलटी देखेगा। जो बाद की एप्लीकेशन है इस 2019 के ऑर्डिनेंस के बाद की है वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट माने आरडी के पास है। तो वो किसके पास जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट माने आरडी। अब वो कह रहे हैं कि कन्वर्जन जो हो रहा है कंपनी का पब्लिक इनटू प्राइवेट, इसमें बहुत सारी अल्टरेशन है, जैसे चेंज ऑफ नेम, अल्टरेशन ऑफ एमओए, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अल्टरेशन ऑफ लेटर हेड बुक्स पेपर। तो चेंज ऑफ नेम क्योंकि प्राइवेट वर्ड ऐड हो रहा है पब्लिक इनटू प्राइवेट में, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम अपने आप ही हो गया इस तरह से, अल्टरेशन ऑफ एओए क्योंकि रेस्ट्रिक्शन ऐड हो रही हैं, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यस ये भी आएगा, अल्टरेशन ऑफ लेटर हेड बुक्स और पेपर। ये क्या था आपका? सेक्शन 15 था ना। सेक्शन 15 में हर कॉपी में नोट डाउन करना है, हर जगह नोट डाउन करना है क्या? एमओए चेंज हो गए, एमओए अल्टर हुए हैं। तो आपने पढ़ा था ना, एमओए अगर अल्टर होते हैं तो हर कॉपी में अल्टरेशन नोट डाउन करनी है, हर कॉपी में अल्टरेशन नोट डाउन करनी है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन। प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होल्ड करेंगे। होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 173 और SS1 के अकॉर्डिंग क्या करना है? नोटिस इशू करना है टू मीट विद द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर सच कन्वर्जन। जनरल मैटर फॉर डिस्कशन इन बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या रेजोल्यूशन पास होने वाले हैं बोर्ड मीटिंग। एक तो सबसे पहले बोर्ड की अप्रूवल लेंगे किस चीज के लिए? कन्वर्जन के लिए, बाय अल्टरिंग द एओए। फिर डेट टाइम फिक्स करेंगे और होल्डिंग जनरल मीटिंग, अप्रूव करेंगे नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग विद एजेंडा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ऑथराइज करेंगे डायरेक्टर या सीएस को कि भाई नोटिस इशू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑथराइजिंग प्रोफेशनल और लीगल प्रैक्टिशनर और एडवोकेट टू अपीयर बिफोर द रीजनल डायरेक्टर, क्योंकि पावर डेलीगेट टू आरडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो डेलीगेट की गई है किसको? आरडी को। सेकंड फिर वही था, इशू कर दो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग किस किस को? मेंबर, डायरेक्टर और ऑडिटर। होल्ड कर लो जनरल मीटिंग और रेजोल्यूशन पास करो किस चीज के लिए? अल्टरेशन इन एओए एमओए फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द कंपनी। अब MGT 14 तो फाइल करना ही पड़ेगा विद इन 30 days ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। अब क्या करना है? एप्लीकेशन फाइल करनी है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पावर डेलीगेटेड टू द रीजनल डायरेक्टर। An application in for E-form RD1 along with the document need to be filed with the regional director for getting the approval. अब जो आरडी का ऑर्डर आएगा उसे क्या करो? INC 27 में किसके पास फाइल कर दो? INC 27 में किसके पास फाइल करना है उसे? ROC के पास। तो ROC के पास फाइल कर दो विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और साथ में क्या अटैच करना है? कॉपी ऑफ ऑर्डर, अल्टर्ड कॉपी ऑफ एमओए एओए। ऊपर आपने अभी अभी पढ़ा है, कुछ नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, सेम चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पहले ही डायग्राम में सब कुछ करा दिया है, सब कुछ जो है वो पहले ही आपको डायग्राम में बताया जा चुका है, कोई नई चीज नहीं है। एप्लीकेशन कैसे लगानी है वो अभी पढ़ेंगे। न्यू सर्टिफिकेट, अगर आरओसी सेटिस्फाइड हो गया तो आरओसी इशू कर देगा न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आफ्टर रिगार्डिंग ऑल द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने के बाद आरओसी क्या करेगा? न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दे। तो 7 स्टेप हैं। जनरल मीटिंग, पहले बोर्ड मीटिंग, फिर जनरल मीटिंग, फिर सॉरी पहले इशू ऑफ नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, फिर बोर्ड मीटिंग होल्ड करो, रेजोल्यूशन पास करो, नोटिस इशू करो ईजीएम का, ईजीएम होल्ड करो, ईजीएम में रेजोल्यूशन पास करो, MGT 14 फाइल करो। क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है तो एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी किसके पास? एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपको लगानी पड़ेगी इस चीज के लिए, और कन्वर्जन को इफेक्टिव बनाने के लिए। और क्या है? फाइलिंग ऑफ ऑर्डर विद आरडी का ऑर्डर आरओसी के पास फाइल कर दो,
INC 27 में, और न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर ROC सेटिस्फाई हुआ तो इशू कर देगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14, तो अगर प्राइवेट पब्लिक इनटू प्राइवेट हो रही है कंपनी, तो सेक्शन 14 में एक लाइन आई थी कि तब तक नहीं होगी जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले लो। तो ये अल्टरेशन तब तक इफेक्टिव नहीं होगी पब्लिक इनटू प्राइवेट वाली जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं ले लेते। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के लिए क्या एप्लीकेबल है? रूल नंबर 41 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। तो ये रूल क्या कहते हैं कि अगर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी? एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14 for the conversion of public into private shall be filed with the regional director in E-form RD1 within 60 days from the passing of SR। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के 60 डेज के अंदर अंदर मुझे क्या करना है? फॉर्म RD1 में एप्लीकेशन लगानी है। किसके पास? रीजनल डायरेक्टर के पास। क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाने हैं? ए कॉपी ऑफ एल्टर्ड MOA, तो ड्राफ्ट कॉपी ऑफ MOA विद प्रपोज अल्टरेशन, जो अल्टरेशन हम करना चाह रहे हैं उसके साथ। कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग एंड डिटेल ऑफ द वोट कास्ट इन फेवर और अगेंस्ट। तो कॉपी ऑफ द मिनट्स की कॉपी किसकी? जनरल मीटिंग की, विद द डिटेल ऑफ द वोट कास्ट इन फेवर और अगेंस्ट। तो मिनट्स की कॉपी भी लगानी है, प्लस कितने वोट फेवर में थे, कितने वोट अगेंस्ट में थे। ए कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर सच कन्वर्जन। तो बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी भी आपको लगानी है जो ऑथराइज कर रही है, ऑथराइजिंग टू फाइल एप्लीकेशन फॉर सच कन्वर्जन। डिक्लेरेशन बाय KMP दैट द कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। एक डिक्लेरेशन देनी है किसके द्वारा? KMP के द्वारा। मतलब 3 डिक्लेरेशन है बेसिकली। देखो, सबसे पहले एल्टर्ड MOA, मतलब प्रपोज्ड अल्टरेशन के साथ कि भाई अल्टरेशन अगर अप्रूव हो जाती है तो प्राइवेट वर्ड ऐड कर दिया जाएगा। तो उसके साथ कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग के मिनट्स की कॉपी विद डिटेल ऑफ वोट्स जो फेवर में थे, जो अगेंस्ट में थे, इस चीज के साथ। बोर्ड रेजोल्यूशन जो ऑथराइज कर रहा था किसी डायरेक्टर को या CSVS को कि फाइल कर सकते हो आप एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन। 3 तरह की डिक्लेरेशन बाय KMP कि लिमिट ऑफ मेंबर 200 कर दिए हैं इसके रिगार्डिंग, कि देयर हैज बीन नो नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 73 टू 76, डिपॉजिट के रूल का नॉन कंप्लायंस नहीं हुआ है। 177, 8, 185, 186, 188 की रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, लोन, इन्वेस्टमेंट, इस लोन टू डायरेक्टर्स, इस तरह के प्रोविजन का क्या नहीं किया हमने? इस तरह के प्रोविजन की नॉन कंप्लायंस नहीं की। एक और डिक्लेरेशन की कोई रेजोल्यूशन पेंडिंग नहीं है जो फाइल करना हो हमें 179 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। किसके पास? ROC के पास। तो 179 सबसेक्शन 3 में क्या है? अब देखो, क्योंकि पब्लिक कंपनी थी तो 179 सबसेक्शन 3 में जितने बोर्ड रेजोल्यूशन थे इन सब के लिए भी क्या करना था? MGT 14। तो आपने MGT 14 फाइल किया है सारे रेजोल्यूशन के लिए और कोई रेजोल्यूशन पेंडिंग नहीं है जो फाइल करना हो 179 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, ऐसा कोई रेजोल्यूशन पेंडिंग नहीं है इस चीज की डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन भी आपको देनी है, प्रोवाइडेड जहां KMP नहीं है वहां पे डायरेक्टर साइन कर देंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना पब्लिक कंपनी में KMP होने चाहिए। KMP के लिए तो लिमिट थी, वो लिमिट आपको याद होनी चाहिए। टर्न वो पेड अप कैपिटल के ऊपर थी 5 करोड़ 10 करोड़ वाली, तो वो आपको याद होनी चाहिए तो ही एप्लीकेबिलिटी है। अदरवाइज अगर कंपनी की कैपिटल कम है तो KMP की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो डायरेक्टर है वहाँ पे 3, तो डायरेक्टर से साइन करा लेंगे। हर एप्लीकेशन में कुछ पर्टिकुलर्स होने चाहिए। एप्लीकेशन में क्या क्या बातें लिखनी है, ऊपर तो क्या क्या डॉक्यूमेंट थे, एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा होना चाहिए? डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, डेट ऑफ जनरल मीटिंग, रीजन फॉर कन्वर्जन, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑन शेयर होल्डर और बाकी रिलेटेड पार्टी पे इनका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। डिटेल ऑफ कन्वर्जन मेड, अगर आपने पिछले 5 साल में कोई कन्वर्जन की है तो वो भी कन्वर्जन भी बताना है। ऑर्डर की कॉपी, तो उस टाइम जिससे भी ऑर्डर लिया था उसकी कॉपी। डिटेल, क्या कंपनी रजिस्टर्ड एज अंडर सेक्शन 8 है? तो सेक्शन 8 है तो इसके लिए अलग अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो सेक्शन 8 वाली नहीं होनी चाहिए। अगर है तो फिर उसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे भी अप्रूवल। अटैच टू द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ ऊपर वाले डॉक्यूमेंट तो है ही है,
उसके साथ साथ आपको क्या अटैच करना है, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर तो उनके नाम, पता, नेचर और रिस्पेक्टिव अमाउंट, कंटीजेंट और अनसर्टेन डेट, और एक एफिडेविट देंगे साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी एंड नोट लेस देन 2 डायरेक्टर्स, उन्होंने पूरी इंक्वायरी कर ली है इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी और हैविंग डन सो हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन दैट लिस्ट ऑफ क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर इज अ करेक्ट। तो क्या है, प्रोवाइडेड दैट, तो अटैच करना है एप्लीकेशन के साथ क्या, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, लिस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर विद द फॉलोइंग डिटेल, नेम एंड एड्रेस, नेम एंड रिस्पेक्टिव अमाउंट ड्यू, कंटीजेंट एंड अनसर्टेन डेट, प्रोवाइडेड दैट कंपनी फाइल करेगी एफिडेविट साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इफ एनी एंड नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कि उन्होंने पूरी इंक्वायरी कर ली है किसके बारे में, इनटू अफेयर्स कंपनी के वर्किंग के बारे में, और उनके हिसाब से लिस्ट ऑफ क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर करेक्ट। एक ड्यूली ऑथेंटिकेटेड कॉपी आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रखनी है, कुछ कुछ रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग जैसा प्रोसीजर है, कुछ कुछ उस वैसा ही है क्योंकि ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट वैसे हैं, चीज़ें वैसी। कंपनी को एटलीस्ट 21 दिन पहले एप्लीकेशन फाइल करने से कम 21 दिन पहले एडवर्टाइज करना है इन फॉर्म नंबर INC 25A, वर्नाकुलर लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में, रजिस्टर्ड पोस्ट से इंडिविजुअल नोटिस सर्व करना है किसको, क्रेडिटर्स को, सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद द एक्नॉलेजमेंट ड्यू ए नोटिस टू द रीजनल डायरेक्टर एंड ROC, और कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो उसको भी सर्व करना। तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हियरिंग, अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ इन नोटिस का, नो ऑब्जेक्शन हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, तो विदाउट हियरिंग ही RD क्या कर देगा, पास एन ऑर्डर अप्रूविंग द एप्लीकेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अगर ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ और रीजनल डायरेक्टर ऑन एग्जामिनेशन उसको एप्लीकेशन क्या लगी, पूरी नहीं है कि या फिर ऑब्जेक्शन आया है, द सेम शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और रीजनल डायरेक्टर एक हियरिंग बुला लेगा विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days। द ऑर्डर कन्वेंट बाय द रीजनल डायरेक्टर, तो जो भी ऑर्डर आया है वो आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है INC 28 में, तो INC 28 भी फाइल करना है और INC 27 भी फाइल करना है। ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्डर आता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, RD का हो या किसी भी अदर अथॉरिटी का हो, तो आपको हर ऑर्डर फाइल करना होता है किसके पास, ROC के पास। ये स्पेसिफिक फॉर्म है, कब फाइल करना है, जब कन्वर्जन का मैटर हो, जब कन्वर्जन का मैटर हो तभी फाइल करना है, अदरवाइज फाइल नहीं करना है। फिर कन्वर्जन पब्लिक इनटू प्राइवेट हो, प्राइवेट इनटू पब्लिक हो, सिर्फ यही 2 कन्वर्जन, इन 2 कन्वर्जन में आपको क्या फाइल करना पड़ता है, INC 20, कितने दिन में, 15 days में, वैसे 30 days होता है लेकिन अभी चेंज हुआ है 15 हो गया। तो कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट, तो सेक्शन 13, 14, 15 और 18, 13 MOA में चेंज, 14 अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। यहाँ अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं ले लेते। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के लिए आपको RD1 में RD1 फॉर्म में डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे। जो भी ऑर्डर आएगा उसकी कॉपी ROC के पास फाइल करनी है INC 27 में 15 days के अंदर अंदर। ROC ऑन बीइंग सेटिस्फाइड न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। अमेंडमेंट से पहले जो मैटर NCLT के पास थे वो NCLT के पास ही रहेंगे। प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा था, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, फिर MGT 14 और फिर RD के पास एप्लीकेशन, ऑर्डर फाइल करना है INC 27 में, INC 28 में, और लास्ट ROC अगर सेटिस्फाइड है तो न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एप्लीकेशन जो लगानी है वो RD1 में लगानी है। डॉक्यूमेंट क्या है, अल्टर्ड MOA AOA मिनट्स विद द डिटेल वोट कास्ट इन फेवर अगेंस्ट, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द टू फाइल एप्लीकेशन, declaration by KMP that company limit the number of members to 200, declaration by KMP there has been no non-compliance of section 73 to 76A, declaration by KMP that no resolution is pending to be filed in term of subsection 0 section 179। एप्लीकेशन के साथ आपको अटैच करनी है लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स वगैरह भी, और एप्लीकेशन में कुछ बातें भी लिखनी है डिटेल ऑफ कन्वर्जन से रिलेटेड। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर आपको इसके साथ एफिडेविट भी लगाना है, जो
कंपनी सेक्रेटरी प्लस 2 डायरेक्टर साइन करेंगे कि उन्होंने पूरी इंक्वायरी कर ली और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर करेक्ट है। एक कॉपी आपको कहाँ रखनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रखनी है। 21 डेज पहले एक इंडिविजुअल नोटिस एडवर्टाइजमेंट करनी है INC 25A में। रजिस्टर्ड पोस्ट से इंडिविजुअल नोटिस सेंड करना है क्रेडिटर को, डिवेंचर होल्डर को, और रजिस्टर्ड पोस्ट से एक नोटिस सेंड करना है रीजनल डायरेक्टर को, ROC को, और रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो उसको। जहाँ कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ तो भी विदाउट हियरिंग ऑर्डर पास हो जाएगा। जहाँ ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ है वहाँ हियरिंग बुलाई जाएगी और हियरिंग में ही ऑर्डर पास किया जाएगा। जो भी ऑर्डर पास होगा वो आपको INC 28 में ROC को फाइल करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया INC 28 सबको फाइल करना है। INC 27 स्पेसिफिक फॉर्म है, तो सिर्फ जब कन्वर्जन हो रहा है पब्लिक इंटू प्राइवेट या प्राइवेट इंटू पब्लिक तभी आपको फाइल करना है, एल्स आपको नीड नहीं। तो हमारे दो कन्वर्जन हो गए। कौन कौन सा कन्वर्जन? एक कन्वर्जन हो गया हमारा प्राइवेट इंटू पब्लिक, जहां हमने पढ़ा कि किसी की ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट MGT 14 और INC 27 दो फॉर्म से काम चल जाता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है पब्लिक इंटू प्राइवेट, तो अल्टरेशन मतलब तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक क्या ना हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ना मिल जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी RD को, तो RD की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। RD को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी RD1 में कुछ डॉक्यूमेंट के साथ। RD सेटिस्फाइड हो गया तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन RD के पास फाइल करने से 21 दिन पहले आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। किसमें? न्यूज़पेपर में। इंडिविजुअल नोटिस क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर को, इंडिविजुअल नोटिस जो भी रीजनल डायरेक्टर है उसको भी एक कॉपी भेज देंगे, ROC को भी कॉपी भेज देंगे, और अगर कोई और इन्वॉल्व है इस काम में तो उसको भी, रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो उसको भी भेज देंगे। तो सब कुछ ठीक है तो विदाउट हियरिंग मैटर पास, सब कुछ ठीक नहीं है तो मतलब ऑब्जेक्शन अगर रिसीव हुआ तो फिर वहाँ पे मैटर रोक दिया जाएगा। हियरिंग होगी और हियरिंग में जो ऑर्डर आएगा INC 27 में भी फाइल करना है और 28 में भी फाइल करना है। ये जनरल फॉर्म है, ये स्पेसिफिक फॉर्म है सिर्फ कन्वर्जन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो भी टॉपिक है अगला क्या है, कन्वर्जन ऑफ 1 पर्सन टू प्राइवेट। तो दो प्रोसीजर की कोशिश करेंगे अगली क्लास में, कन्वर्जन ऑफ 1 पर्सन कंपनी टू प्राइवेट और प्राइवेट टू 1 पर्सन कंपनी। तो दो प्रोसीजर ट्राई करेंगे अगली क्लास में। ये इंपॉर्टेंट था, रिसेंट की अमेंडमेंट है तो इसीलिए मैंने अच्छे से करा दिया। ये रिसेंट की अमेंडमेंट है पिछले साल की, तो अगर आपकी बुक में अभी भी पुराना दे रखे NCLT वाला तो आप चेंज कर लो, क्योंकि RD की अप्रूवल चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, और टाइमली अपना कर ले। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।